आ चुके अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो लेकर, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाके आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बाम बोधिनी पत्रिका और हिंदू पैट्रियार्ट क्या होता है, उससे संबंधित एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं, ये सब हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग जो फर्स्ट वीडियो में 2.1 स्टार्ट किए थे, 2.1 में क्या था, पत्र पत्रिका एवं साहित्य का समाज पर प्रभाव, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और 2.1 को आज इस वीडियो के माध्यम से खत्म करेंगे, ठीक है। आज हम लोग का जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हुतोम प्यांचान नक्शा। तीसरा टॉपिक क्यों रहेगा, क्योंकि पहला और दूसरा टॉपिक, इस टॉपिक में जो 2.1 में पहला और दूसरा क्या पढ़ना था उसको हम लोग पहला वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। इस सेकंड वीडियो हम लोग आज तीसरा से स्टार्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे तीसरा लिखा है। हम लोग पढ़ेंगे हुतोम प्यांचान नक्शा, जिसको हिंदी में बोलते हैं उल्लू की कहानी। ये बांग्ला में है और हिंदी में क्या बोलते हैं, उल्लू की कहानी। ये एक्चुअली है क्या, उससे पहले आपको हम ये समझाना चाहेंगे कि रेखा चित्र क्या है। तो आप लोग के मन में लग रहा हो भैया रेखा चित्र मतलब जो मैथ में रेखा होता है, लाइन होता है, ठीक है, उसके माध्यम से कोई चित्र बना दिए उसी को क्या बोलेंगे, रेखा चित्र। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रेखा चित्र आपको नाम से लग रहा कि कोई चित्र बनाना है, लेकिन ऐसा कोई चित्र बनाना नहीं है, ठीक है। हाथ उससे ऐसा कोई चित्र बनाना नहीं है क्या, उसको समझते हैं। तो शब्दों के माध्यम से किसी भी स्थिति को इस तरह से प्रस्तुत करना कि ऐसा हमें प्रतीत हो कि वह घटना हमारे आंखों के सामने ही घटित हो रही है, तो इस प्रकार के साहित्य लेखन को रेखाचित्र कहते हैं। भैया नहीं समझ में आया तो समझाते हैं, समझो। कोई भी लेखक है, कोई भी लेखक है, उन्होंने क्या किया, कोई भी एक कहानी लिखा, क्या किया उन्होंने, कोई एक कहानी लिखा। अब उन्होंने इस तरीके से कहानी को लिखा है, हर एक पात्र का वर्णन इस तरीके से किया है, किसी भी दृश्य का वर्णन इस तरीके से किया है कि तुमको पढ़ने के बाद लगे कि वो सारी जो घटना है, सारा जो दृश्य है तुम्हारे सामने ही घटित हुई है, ठीक है। सभी चीजों की तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम कल्पना कर लो, सभी का एक इमेज तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार का जो लेखा रहेगा, उस प्रकार की जो कहानी रहेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेखा चित्र। समझ में आया, किसी भी दृश्य का इस तरीके से वर्णन करना, इस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करना कि जब लोग उसको पढ़े, ठीक है, तो उनको लगे कि वो सारी घटना उनके आंखों के समीप हो रहे, सारा चित्र उनको क्लियर हो जाए। तो उस प्रकार के लेखनी को, साहित्य को हम क्या बोलेंगे, रेखा चित्र। तो रेखा चित्र मतलब चित्र संबंधित नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा तुम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं हुतोम प्यांचान नक्शा, या इसको हुतोम प्यांचान नक्शा भी बोलते हैं। वो क्या है, ठीक है, ये बांग्ला में नाम है, हिंदी में उसको बोलते हैं उल्लू की कहानी। क्या, उल्लू की कहानी। ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो सन 1862 ईस्वी में काली प्रसन्न सिन्हा द्वारा प्रकाशित हुतोम प्यांचान नक्शा एक सामाजिक रेखा चित्र है। सामाजिक रेखा चित्र मतलब समाज के बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। रेखा चित्र मतलब कोई कहानी होगा, ठीक है, कोई किताब होगा, ठीक है, जिसमें समाज की क्या स्थिति है उसी के बारे में इस तरीके से वर्णन किया है कि लोग अगर उसको पढ़ेंगे तो उनको सारा दृश्य, समाज में कौन कौन सी चीजें हो रही है, सब कुछ उनको आंखों के सामने ही दिखने लगेगा, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है रेखा चित्र। यह बांग्ला भाषा में लिखी एक पुस्तक है जिसमें बंगाल में 19वीं शताब्दी के मध्य तत्कालीन समाज का व्यंग्यात्मक मतलब मजाकिया, ठीक है, व्यंग करना मतलब मजाक करना और व्यंग्यात्मक मतलब मजाकिया चित्रण मिलता है। लेखक ने कलकत्ता के समृद्ध दिखाई दे रहा होगा, समृद्ध और धनी वर्ग में व्याप्त बुराइयों पर व्यंग किया है, ठीक है। बुराइयों पे क्या क्या लेखक ने इस लेखनी में, इस रेखा चित्र में क्या है, जो बंगाल के 19वीं सदी के मध्य, जो बंगाल में जो अमीर लोग थे, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन पे व्यंग कैसा है, मतलब उन पे ही मजाक किया है, ठीक है। होता नहीं है चुटकी लेना, ठीक है, उस टाइप से उन्होंने लिखा है कि उनका मजाक थोड़ा सा उन्होंने किया है, ठीक है। लेखक ने मध्यवर्गीय समाज के लोग धन संपत्ति उपार्जन करने के प्रति लालच और बुराई आदतों का उल्लेख किया है, ठीक है। जो मध्यवर्गीय समाज के लोग थे, मतलब वही जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, थोड़े अमीर लोग थे, ठीक है, वो लोग किस प्रकार से धन संपत्ति लालच करने का, धन संपत्ति संग्रह करने का उनके मन में लालच था, ये सब जो बुराइयां था, इन सब चीजों का उन्होंने अपनी कहानी में, अपनी साहित्य में उल्लेख किया है। इस वर्ग के लोग संपत्ति इकट्ठा करने के लिए धोखाधड़ी, जुआ, कुटिलता आदि मार्ग अपनाने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। इस व्यंग्यात्मक लेख में धार्मिक त्योहारों, नकली संतों, बाबू और साहेब जैसे चरित्रों के माध्यम से तत्कालीन समाज की वास्तविक छवि प्रस्तुत की है, ठीक है। इस जो लेख है उसमें क्या है,
धार्मिक त्योहारों, नकली संतों, बाबू इत्यादि उस जो लेख है उसमें कैरेक्टर है, ठीक है, उसमें पात्र है, इन सब के माध्यम से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वो किस तरीके से गरीबों का शोषण करते हैं, जो नकली साधु संत होते हैं वो किस तरीके से गरीबों का शोषण करते हैं। इन सब पात्रों के माध्यम से उस लेखन में, उस कहानी में ये दिखाने की चेष्टा करते हैं। बंगाल के बाबू समाज के लोग पाश्चात्य संस्कृति, मतलब ये अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों के बोलने रहने खाने पीने का तरीका, वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वेस्टर्न कल्चर, हिंदी में बोलते हैं पाश्चात्य या पश्चिमी सभ्यता, ठीक है। तो पाश्चात्य संस्कृति के आधुनिकीकरण में लगे थे, जो पहला भी चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे, क्या कि जो बाबू समाज के लोग थे, जो अमीर बंगाल में जो पढ़े लिखे थोड़ा समृद्ध लोग थे, वो क्या करते थे, अंग्रेजों का कॉपी करते थे, ठीक है। वो यहाँ पे भी लिखा है क्या, बंगाल के बाबू समाज के लोग पाश्चात्य संस्कृति के आधुनिकीकरण में लगे थे, मतलब उसको कॉपी करने में लगे थे, अंग्रेजों के जैसा रहना खाना पीना सीख रहे थे। वे अंग्रेजों के चापलूसी करते, उनकी जी हजूरी में लगे रहते थे, ठीक है। धन संपत्ति इकट्ठा करने के लालच में ये लोग अंग्रेजों के चापलूसी करते, उनके तलवे चाटते, ठीक है, उनकी हमेशा जी हजूरी करते रहते थे, ठीक है। और गरीब वर्ग के लोगों को ठगना जैसे इनकी प्रकृति में शामिल हो गया था, ठीक है। गरीब वर्ग को ठगना इन लोगों के प्रकृति में शामिल हो गया था। इन्हीं सब चीजों का जिक्र उन्होंने क्या किया था, अपनी किताब हुतोम पेंचा नक्शा में किया था। तो समझ में आया क्या एक्चुअली में हुआ क्या, कि जो 19वीं सदी के मध्य बंगाल में जो बाबू सभ्यता के लोग थे, बाबू संस्कृति के लोग थे, थोड़े अमीर थोड़े समृद्ध पढ़े लिखे लोग थे, उनके मन में क्या हुआ, लालच पैदा हुआ, ठीक है। और वो चाहते थे कि गरीब माने जो भी लोग हैं सबका धन संपत्ति इकट्ठा कर ले, ठीक है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना चाहते थे। इसके लिए वो क्या करते थे, जुआ करते थे, ठीक है, धोखाधड़ी करते थे, गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी, धोखे से उनकी जमीन हड़प रहते थे, इस प्रकार के बहुत सारे बुरे काम करते थे, ठीक है। और वो क्या करते, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उनकी जी हजूरी करते थे, ठीक है, चापलूसी करते थे। इस तरीके से वो कैसे ये सब करते थे, किस तरीके से गरीब लोगों को ठग रहे थे, उसी सब चीजों को हुतोम पेंचा नक्शा के माध्यम से क्या काली प्रसन्न सिन्हा ने हम लोग के सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। जिसको पढ़ने के बाद, ये ओरिजिनल बुक पढ़ने के बाद तुमको पता चल जाए कि किस सब चित्रण तुम्हारे आंखों के सामने ही हो जाएगा, किस प्रकार से ये जो बाबू सभ्यता के लोग थे वो किस प्रकार से गरीबों को ठग रहे थे, ठीक है, धोखाधड़ी से उनकी संपत्ति को हड़प रहे थे, किस प्रकार से उनके मन में कैसा लालच था, किस प्रकार से धन को इकट्ठा करने के लालच में वो कर रहे, कुछ किए जा रहे हैं, उनको बिना सोचे समझे जो उनको ठीक लगे, जिनसे वो पैसे मिले, सारे काम वो सब कर रहे थे। इन्हीं सब चीजों को अपनी लेखनी के माध्यम से काली प्रसन्न सिन्हा ने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो समझ में हुतोम पेंचा नक्शा एक्चुअली में क्या है, एक किताब है जिसमें उन्होंने क्या किया, 19वीं सदी में जो बाबू सभ्यता के लोग थे, संस्कृति के लोग थे, उनके अंदर क्या क्या बुराइयां थी, ठीक है, उन्हीं सब चीजों को एक कहानी के माध्यम से हम लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से तुम लोग लिख लो, उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। सो ये हम लोग का सेकेंड टॉपिक है, ठीक है, नील दर्पण। आज का सेकेंड टॉपिक क्या है, नील दर्पण, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नील दर्पण क्या है। उससे पहले हम लोग समझ ले थोड़ा नील की खेती क्या होता है, नील की खेती क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। 2.1 का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी हम लोग समझे थे नील की खेती क्या होता था, और हिंदू पेट्रियार्क ने नील की खेती को बंद कराने में किस प्रकार से भूमिका निभाई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि नील की खेती को बंद कराने में नील दर्पण जो एक नाटक है बांग्ला भाषा में, ये क्या है, एक नाटक है, ठीक है। और किस भाषा में, बांग्ला भाषा में नाटक, बांग्ला भाषा में लिखी गई एक नाटक है, ठीक है। इसने नील की खेती को बंद कराने के लिए क्या अपनी भूमिका निभाई, इसका क्या योगदान है, इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं नील की खेती क्या होता है। ये सब हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। क्या होता था, जो पहले के जमाने में क्या होता, अभी के जमाने में जैसे होता है ना, सफेद कपड़ा रहता है, उसको रंगने के लिए केमिकल वाला नील लाते हैं, उसको कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले के जमाने पर नील जो होता था, नील को प्राप्त करने के लिए पहले नील के पौधे को रोपना पड़ता था खेतों में, और उससे जो बीज मिलता था उसी से क्या होता था, नील बनाया जाता था, नीला रंग बनाया जाता था, ठीक है। और नील अगर किसी जमीन पे, अगर किसी खेत में हम नील की खेती करेंगे तो क्या होगा, वो 2-3 सालों के लिए बंजर हो जाता था, ठीक है। इसीलिए जो बंगाल के कृषक थे, ठीक है, जिनको नील की खेती करने के लिए अंग्रेज क्या करते थे, मजबूर करते थे। अंग्रेज मजबूर क्यों करते थे, देखो वो क्या करते थे, जो बंगाल के कृषक है उनसे मजबूरन नील की खेती करवाते थे, बहुत कम पैसा देते थे, और पैसा कम देते थे जिनसे उसको अधिक सामान मिल जाता था। नील बहुत ज़्यादा ले लेते थे लेकिन पैसा बहुत कम देते थे, समझ लो ऐसा, 500 का सामान, 500 का नील लिया और 1 रुपया 8 आना दिया, ऐसे करके वो लोग खरीदते थे, ठीक है। और उन्हीं सब चीज़ों को अपने देश जाके, विदेश जाके क्या करते थे, बहुत ज़्यादा दाम में बेच के आते, जिससे वो नील
नील की खेती कराने वाले जो व्यापारी हैं अंग्रेज हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता था, इसलिए वो मजबूर पूरा मार के पीट कर क्या करते थे, कृषकों से नील की खेती करवाते थे। ठीक है, अब कृषक क्या हुए, कृषक तो नील की खेती करना नहीं चाहते थे, और जो कृषक नील की खेती नहीं करना चाहते थे उस पर क्या होता था, विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते थे, उनको शारीरिक यातनाएं देनी पड़ती थी। ठीक है, अर्थात अंग्रेज उनको मारते थे, पीटते थे कोड़ों से। ठीक है, और उन पे कई गुना टैक्स लगा दिया जाता था। ठीक है, ये सब चीजें उनके साथ हो रहा था, बहुत गलत काम होता था। जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते तो उनके साथ क्या होता था, ये बहुत सारे गलत काम होता था। ठीक है, इन्हीं सब चीजों से तंग आकर नील के कृषक है, नील कृषक, ठीक है, नील की खेती करने वाले जो किसान है उन्होंने क्या किया, 1858 ईस्वी में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, उसे नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग 3rd चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी समझ लो कि इन सब चीज़ों से तंग आकर जो उन पर अत्याचार हो रहा है, उन पर मजबूरन उनको खेती जो करना पड़ रहा है, जिनसे उससे ज़बरदस्ती जो खेती करवाया जा रहा था, ठीक है, और नहीं करने पे उनको जब मारा पीटा जाता था, इन सब चीज़ों से तंग आकर उन्होंने क्या किया, नील कृषकों ने क्या किया था, नील की खेती करने वाले कृषकों ने क्या किया, 1858 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह का मतलब क्या होता है, तो विद्रोह कर दिया मतलब अब वो बोल दिए कि 1858 ईस्वी में वो बोल दिए कि हम अपने खेतों में नील की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, तुम जो जबरदस्ती हमसे नील की खेती करवाता था हम वो खेती नहीं करेंगे, इसी को बोलेंगे नील विद्रोह। ठीक है, मना कर दिया डायरेक्ट। अंग्रेज आते थे, बोलते थे नील की खेती करो, वो बोलते थे नहीं, हम डायरेक्ट मना कर देते थे। ठीक है, हम अपने खेतों में नील की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, 1858 में नील विद्रोह हुआ था, इसको याद रखना, 3rd चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीजें जो हो रही थी, ठीक है, नील कृषकों पे, नील किसानों पे जो ये अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज, ठीक है, इन सब चीजों को देखकर जो दीनबंधु मित्र है वो बड़ा दुखी हो जाते थे। ठीक है, वो देखते थे कि मेरे ही भाई बहन, जो मेरे ही भारतीय, सारे भारतीय क्या एक दूसरे के भाई बहन है। ठीक है, तो मेरे ही भाई बहनों पे उनके खेत में कृषि ना बोलने पे, ठीक है, वो अपने खेत में अगर किसी चीज का खेती नहीं करना चाहते तो अंग्रेज क्या उन पे किस प्रकार के अत्याचार करते। तुम ही सोचो, मेरा खेत है, हम चाहे जिस चीज की भी खेती करें, तुम हमको मजबूरी जबरदस्ती हमसे किसी भी चीज का खेती करवा सकता है नहीं, लेकिन उस समय होता था, गरीबों का खेत रहता था, लेकिन अंग्रेज बोलते थे तुम इस चीज का खेती करो, चाहे जिससे किसानों का लाख माने बहुत ज्यादा नुकसान हो, लेकिन उनको मजबूरी ये खेती करना पड़ता था। इन सब चीजों को जो अत्याचार हो रहा था उन पे, इन सब चीजों को देखकर दीनबंधु मित्र क्या हुए, बहुत ही उदास हो गए, हताश हो गए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक नाटक की रचना किया। 1860 ईस्वी में एक नाटक की रचना की, नाटक को प्रकाशित किया। उस नाटक का नाम क्या है, नील दर्पण, जो एक बंगला भाषा में लिखी हुई नाटक है। ठीक है, हुआ क्या, इसमें क्या था, इसमें उन्होंने जो कृषकों पर जो अत्याचार हो रहा था उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया, लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे बंगाल के कोने कोने में ये खबर पहुंच जाए, उस नाटक को पढ़ने के बाद सभी को पता चल जाए कि नील की खेती करने वाले किसानों पर किस प्रकार से अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे। इस नाटक के माध्यम से उन्होंने इस चीज को किया। ठीक है, समझ में आया। नील दर्पण में एक्चुअल में क्या है, नील की खेती जो किसान करते थे उन पे किस प्रकार से अत्याचार कर रहा है, उन्हीं का सजीव चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक में किया। उस नाटक का लिखने का उद्देश्य क्या था कि बंगाल के कोने कोने में लोगों के सामने ये जो सच्चाई है, जो किस प्रकार से उन पर अत्याचार हो रहा है, इन सब चीजें लोगों के सामने आ जाए। ठीक है, जिससे वो लोग भी क्या हो जाए, वो लोग भी मिलकर इनका समर्थन करें, नील कृषकों का समर्थन करें, सारे भारतीय मिलकर क्या करें, नील कृषकों का समर्थन करें, इनको इस जो उनको पीड़ा पहुंचाई जा रही है उनसे क्या करें, उनको मुक्त करें। ठीक है, ये नील दर्पण में था। अब देखो क्या हुआ, ये नील दर्पण क्या था, बंगला भाषा में लिखा हुआ था। तो अधिकतर लोग तो बंगला नहीं जानते थे, किसी एक विशेष राज्य में ही लोग क्या जानते थे, बंगला जानते थे। इसीलिए क्या क्या माइकल मधुसूदन दत्त, किन्होंने, माइकल मधुसूदन दत्त ने क्या किया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। ठीक है, ये नाटक पढ़ा, नील दर्पण जो नाटक पढ़ा और उसका क्या कर दिया, अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। तो पूछेगा जो नील दर्पण नाटक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, राय नहीं है, माइकल मधुसूदन दत्त। इन्होंने क्या किया, नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दिया। और प्रकाशन किसने किया, प्रकाशन किया जेम्स लॉक ने। ठीक है, मतलब इन्होंने अनुवाद करके उनको दिया और उन्होंने क्या किया, एडिटर वाला काम किया, उसको प्रकाशित किया, इसका प्रकाशन किया, जिसके कारण भारत के बाहर भी इन नीले के अत्याचारों की खबर फैल गई। अंत में दबाव के कारण मजबूरन अंग्रेजी सरकार को नील की खेती रोकनी पड़ी। ठीक है, जब वो बंगला भाषा में था, नील दर्पण जो बंगला भाषा में था, तो बंगाली लोग ही पढ़ेंगे और बंगाली लोग क्या करेंगे, नील कृषकों का समर्थन करेंगे। लेकिन जब वो अंग्रेजी में आ गया, मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है, सारी दुनिया में वो जो किताब थी वो क्या हुई, फेमस
हो गई और सारे लोग क्या हुए, नील कृषकों के समर्थन में आ गए। पूरे विश्व के लोग, माने जहां जहां ये नाटक छपी, जहां जहां ये किताब बिक्री हुई, ठीक है, सारे लोगों ने इसको चीज को पढ़ा और उन्होंने समझा कि सच में भारत में जो नील की खेती करवाया जा रहा है उसके कारण जो इन पे कितनी प्रकार के कृषकों को कितने प्रकार के अत्याचार उत्पीड़न को सहना पड़ रहा है, ठीक है, उन सब चीजों को पढ़ा और उनका भी हृदय क्या हुआ, पसीज गया और उन्होंने भी क्या किया, नील की खेती बंद कराने की मांग की। मजबूरन सरकार पे इतना दबाव पड़ा कि मजबूरन अंग्रेजी सरकार को क्या करना पड़ा, नील की खेती को बंद करना ही पड़ा। ठीक है, तो समझ में आया नील दर्पण क्या है। नील दर्पण क्या है, एक नाटक है जो बांग्ला भाषा में लिखी गई है, ठीक है, जिसकी रचना किसने किया है, दीनबंधु मित्र ने उनकी रचना किया। प्रकाशित कब हुआ था, 1860 इसमें प्रकाशित हुआ था। ठीक है, क्यों नाटक लिखा गया है, तो नील कृषकों के आवाज को जो दबाया जा रहा था उसको लोगों के सामने, सबको सामने नील कृषकों के दर्द को बयां करने के लिए नाटक की रचना की गई। उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो माइकल मधुसूदन दत्त। उसका प्रकाशन किसने किया, तो जेम्स लॉन्ग। ये एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन किसने किया था, तो जेम्स लॉन्ग ने किया था। ठीक है, और ये क्या हुआ, अंग्रेजी अनुवादन से क्या हुआ, भारत के अलावा भी विभिन्न देशों में वो जो नील दर्पण नाटक है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में लिखी, वो नाटक लोगों ने पढ़ा। और ठीक है, सभी लोग तो बुरे नहीं होते ना, जो अच्छे लोग थे उन्होंने पढ़ा और उन्होंने समझा चीज को कि किस प्रकार से इन पे अत्याचार कर रहा है, और वो लोग क्या हुए, अंग्रेजी सरकार पर दबाव डाले कि तुम ये खेती बंद करो भारत में। ठीक है, और मजबूरन अंग्रेजी सरकार को ये खेती बंद करना पड़ा। तो नील दर्पण समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, तुम लोग अच्छे से इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। पहले इसको लिख लो। अब हम लोग क्या करेंगे, आज का जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ग्राम वार्ता प्रकाशिका, उसके बारे में देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा आपको बता दें कि एक पढ़ा लिखा आदमी में क्या फर्क होता है, वो दूसरों से अलग क्यों होता है। जो एक पढ़ा लिखा आदमी होता है वो किसी प्रकार के अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता, या फिर कोई होता है जो पढ़ लिख कर भी अंधविश्वास में विश्वास करता है, लेकिन अधिकतर पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते। और क्या, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उन पे अगर कोई अत्याचार कर रहा है, ठीक है, तो वो उससे लड़ना जानते हैं। ठीक है, वो किसी प्रकार के अत्याचार को सहना नहीं जानते। क्यों, क्योंकि उनको पता है कानून क्या है, नियम क्या है। ठीक है, अगर कोई उन पे अत्याचार कर रहा है तो उनको पता है ये गलत है, इसीलिए वो क्या करते हैं, कानून की सहायता लेकर अपने जो ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ठीक है, उसको समाप्त करते हैं। ठीक है, अब उसी चीज को हम लोग इसमें क्या, उस चीज का इसमें क्या महत्व है वो समझते हैं। जो ये समाज है, अगर समाज में किसी प्रकार के कोई अत्याचार कर रहा है, ठीक है, कोई उसका विरोध नहीं कर पा रहा है, मतलब वो क्या है, वो कानून को नहीं जानता। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, समाज में जितने लोग हैं जिस पे अत्याचार हो रहा है उनको क्या बताना पड़ेगा, कानून बताना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि समाज में जो अंधविश्वास है उसको भी किसी तरीके से मिटाया जाए, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। यही जो पढ़ाने लिखाने के उद्देश्य से पढ़ाने लिखाने का काम, लोगों को शिक्षित करने का काम जो है इस पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, होता क्या है, देखो, ग्राम वार्ता प्रकाशिका का प्रथम प्रकाशन कंगाल हरिनाथ मजूमदार के द्वारा सन 1863 ईस्वी में किया गया। ठीक है, अप्रैल महीने में हुआ था। अप्रैल महीना के 1863 ईस्वी में, 63 ईस्वी में क्या हुआ था, अप्रैल 1863 ईस्वी के अप्रैल महीने में इस पत्र का प्रकाशन किया गया था। यह एक साप्ताहिक पत्र है जो बांग्ला भाषा में छपती थी। इसमें साहित्य दर्शन विज्ञान आदि संबंधित लेख लिखे जाते थे। ये सब लेख लिखे जाते जिनको पढ़ के लोग क्या शिक्षित हो, लोगों की सोच बदले, इसीलिए ये सब लेख इस पत्र में लिखे जाते थे। बंगाल के प्रसिद्ध लेखकों जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य, गीत, कविता भी इसी में छपते थे। बंगाल के प्रसिद्ध जो लेखक थे, ठीक है, साहित्यकार थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन सब की जो कहानी है, कविता है, इस पत्र में छपते थे, जिसको पढ़ के लोग शिक्षित हो, लोग जागरूक हो। ठीक है, लोगों का जो अंधविश्वास है, वो अंधविश्वास विश्वास है वो दूर हो, लोग अपने हक की लड़ाई लड़ना जाने, नियम जाने, कानून जाने। इसीलिए ये सारी चीजें इसमें छपती थी, जिसको पढ़ के लोग क्या बने, जागरूक बने। और क्या, बंगाल में शिक्षा की हीन स्थिति और अत्याचारों के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, जो शिक्षा का जो लेवल था उस समय बंगाल में, वो भी बहुत डाउन था। ठीक है, लोग शिक्षित नहीं होते थे। ठीक है, तो ये पत्रिका ने क्या किया, लोगों को शिक्षित कराने का काम किया। ठीक है, अपने पत्रों के माध्यम से, अपनी साहित्यों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। और
अत्याचारों के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने। बोले पढ़ लिख लेगा आदमी तो क्या होगा, उस पर किसी प्रकार का अत्याचार होगा तो क्या करेगा, उसका विरोध कर सकता है। बंगाल के नीले घोड़ों और जमींदारों द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचारों की खबर अक्सर इसमें छपती रहती थी। और क्या होता था, बंगाल में जो नीले घोड़े हैं अर्थात नील की खेती कराने वाले अंग्रेज, ठीक है, और जमींदार लोग भी, ये दोनों मिलकर क्या करते थे, मजबूरन जबरदस्ती लोगों से नील की खेती करवाते थे। उन सब की खबर इस पत्र में छपते रहती थी। बंगाल के गरीब लोगों का अंग्रेजी सरकार किस तरीके से शोषण करती थी उसका सजीव उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक है, इसमें छपता था। बंगाल के जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, ठीक है, उनका अंग्रेजी सरकार किस प्रकार से शोषण करती थी, किस प्रकार से उन पर अत्याचार करती थी, ये सारी चीजें इस पत्रिका में छपती थी। तो बोल अगर कोई पूछेगा ग्राम वार्ता प्रकाशिका का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को शिक्षित करना। इसीलिए इसमें साहित्य से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, दर्शन से संबंधित और विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न प्रकार के लेख लिखे जाते थे, जिसको पढ़ के लोग क्या हो, शिक्षित हो, लोगों का जो अंधविश्वास पे विश्वास है, ठीक है, या फिर जो अपने हक की लड़ाई लड़ना नहीं जानते वो भी पढ़ लिख कर कानून को समझ के अपने हक की लड़ाई लड़ना सीख ले, ठीक है। और इन्होंने कि इस पत्र के माध्यम से क्या हुआ, जो नील की खेती कराने वाले जो अंग्रेज था वो किस प्रकार से अत्याचार करते थे वो सब भी इस पत्र के माध्यम से लोगों के सामने ये प्रस्तुत करते थे, ठीक है। और अंग्रेजी सरकार किस प्रकार से लोगों का शोषण कर रहे, शोषण करना मतलब उनका उस पर किस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें भी इस पत्र के माध्यम से छपती थी, ठीक है, इस पत्र में छपती थी। तो समझ में आया तुम लोग को क्या कि 2.1 में हम लोग को क्या पढ़ना था, पत्र पत्रिका एवं साहित्य का समाज पर प्रभाव। तो हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा था, वाम बोधनी पत्रिका, उसका समाज पे क्या प्रभाव था, उसका क्या उद्देश्य था। उसके बाद हम लोग पढ़ा था हिंदू पैट्रियार्क, क्या हिंदू पैट्रियार्क, उसका भी क्या उद्देश्य था, ये सब भी हम लोग क्या हुए पढ़ लिए हैं, ठीक है। और आज जो 3 टॉपिक, तो टोटल हम लोग का जो 5 टॉपिक था इस टॉपिक में, ये जो था पॉइंट, ठीक है, 2.1 उसमें 5 टॉपिक था, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ लिए। MCQ इससे किस प्रकार से पूछे जाते वो सब भी तुम लोग को मैंने इसी सब में मिल जाएगा। इसी सबको पढ़ोगे ना तो MCQ 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना इसी सबसे पूछा जाएगा। जब प्रीवियस और सॉल्व कराएंगे तो तुमको पता चल जाएगा इन सब में MCQ भी है, बड़ा ही क्वेश्चन नहीं है, इसमें MCQ भी इसी सबसे MCQ निकाल के पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का 2.1 जो है इस वीडियो के साथ खत्म हो जाता है। इसके बाद वाले वीडियो से हम क्या करेंगे, हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है उसका 2.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक तुम लोग इस सब को लिख लेना अच्छे से, फिर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।